अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और सैन्य संघर्षों को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक और बड़े शांति समझौते की घोषणा की गई है। 3 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बाद क्या अब शांति आएगी और वो कितनी टिकाऊ हो सकती है, जानने के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, कैसे समझौते तक पहुंचे आखिर अमेरिका और ईरान, और जो समझौता हुआ है उसकी मुख्य बातें क्या है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछले 116 दिन से चल रहे इस पूरे युद्ध का विराम हो गया है और ये बड़ा मुश्किल से हुआ, चूंकि पूरे वीकेंड ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि ये समझौता होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। कभी इजराइल की तरफ से हमला हो, कभी लेबनान की तरफ से हमला हो, कभी ईरान रूठ जाए, लेकिन फाइनली समझौता हो गया। और रविवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसका ऐलान किया कि अब वो समझौता हो गया। और सबसे खास बात कि इस समझौते का जो ऐलान किया गया, उस समझौते के ऐलान के साथ ही ईरान ने भी उसकी घोषणा की, यानी दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं। और अब इस समझौते पर 19 जून को दस्तखत होंगे स्विट्जरलैंड में दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन जब तक दस्तखत होंगे, ऐसा नहीं कि समझौता अमल में नहीं आएगा। समझौता अमल में इस ऐलान के साथ ही हो गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसे कहा कि डील कंप्लीट हो गया है और इसमें सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई तुरंत तत्काल प्रभाव से रुक गई है। सभी मोर्चे से मतलब ईरान, इजराइल, अमेरिका, तीनों के बीच में किसी भी मोर्चे पे कोई गोलीबारी नहीं होगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है। खास बात यह है क्योंकि इजराइल और लेबनान दोनों में लगातार हमले हो रहे थे और ईरान ने सख्त तौर से कहा था समझौता तभी मान्य होगा जब लेबनान इसमें शामिल होगा। तो लेबनान भी इसमें शामिल है, यानी इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। और एक और चीज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, सब पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ था, जहां पूरी दुनिया का कच्चा तेल बड़े मात्रा में वहां से ट्रांसपोर्ट होता था, 1/3, उसको जो है खोलने का फैसला लिया गया है। इस डील के साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी थी वो नाकेबंदी हट जाएगी। ईरान बार बार मांग कर रहा था कि मुझे जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करे, तो नुकसान की भरपाई के लिए 24 बिलियन डॉलर के उनके जो संपत्ति जब्त है उसको धीरे धीरे अमेरिका छोड़ेगा और बाकी कुछ पैकेज भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी शर्तें ईरान की भी मान ली गई हैं और यूएस की भी शर्तें मान ली गई हैं और फाइनली ये डील हो गया है और डील का औपचारिक ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ईरान यूएस में डील का ऐलान हो गया है, लेकिन इजराइल अलग राग अलाप रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्पष्टता नहीं है और डील को लेकर विश्वास की कमी है। तो ऐसे में कितनी टिकाऊ होगी ट्रंप और खामेनेई की डील? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। वही यूएस ईरान समझौते की खबर ने बाजार में जोश भर दिया। ग्लोबल तनाव घटने और क्रूड में नरमी तो दिखी, साथ ही बाजार में चौतरफा तेजी रही। सेंसेक्स ने आज 736 पॉइंट की छलांग लगाई तो निफ्टी ने 231 पॉइंट की बढ़त हासिल की। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी देखने को मिली है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अब कम होती हुई दिखाई दी है, उसका सीधा रिफ्लेक्शन आज बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह तेजी का मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला। पीस डील को लेके जो डेवलपमेंट्स चल रही है उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें बाजार में आता हुआ देखने को मिला है। अब अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो देखिए यहाँ पे भी जो मोमेंटम था हमें स्ट्रॉन्ग साइड में ही देखने को मिला है। फार्मा में एक तो खबरें भी बनी हुई थी, उसके चलते आज थोड़ा सा दबाव रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की तरफ आप नजर डालिए, हर जगह तेजी है। पीएसयू, बैंक, आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट, हर जगह जो बुल्स हैं वो आज जोरों शोरों से आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है आज के सत्र में। सबसे पहले अगर बात करी जाए निफ्टी के बढ़ने वालों की, तो ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और आयशर मोटर्स में देखिए क्या शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में एनटीपीसी, बजाज ऑटो, ओएनजीसी और आईसीसी बैंक में एक हल्की फुल्की जो हमें बिकवाली है वो देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप में शानदार तेजी है। देखिए किस तरीके से बालकृष्ण इंडस्ट्री, कल्याण, सुंदरम फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी ने जो आज तेजी दिखाई है, तो शानदार मोमेंटम यहां पे भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा इस टाइम पे बात करें मिड कैप लूजर की, तो टाटा कम्युनिकेशन, इंडस्टार, एनएमडीसी और ऑरबिंदो फार्मा में जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में भी अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी तेजी रही है और साथ में रियलिटी पैक ने भी अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में दिखाया है।
वेदांता की 4 डीमर्ज हुई कंपनियों की आज बाजार में लिस्टिंग हो गई। एल्यूमिनियम एंड मेटल की 522 और तेल एंड गैस कारोबार की 38 रुपए पर लिस्टिंग हुई है। वेदांता पावर को 40 रुपए की वैल्यू मिली। डीमर्ज के बाद 5 कंपनियों के शेयर की कंबाइंड वैल्यू करीब 900 रुपए के पार निकल गई है। वहीं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि एल्यूमिनियम और न्यूक्लियर पावर कंपनियों पर फोकस रहेगा। एल्यूमिनियम में अभी हम 3 मिलियन टन बनाते हैं, 30 लाख टन, उसको 60 लाख टन करेंगे और उसके बाद उसको 1 करोड़ टन करेंगे। इतनी डिमांड सप्लाई है। हमारे पास 3 बहुत अच्छी माइन है, तो माइन से लेके कोल माइन तक फुल्ली इंटीग्रेटेड है। लोग बहुत अच्छे हैं और अब हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। उससे ही हम डेवलप करके ये 1 लाख करोड़ की हम प्रोडक्शन करेंगे। 60 लाख टन हम 3 साल में कर लेंगे। पावर में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे सारे ब्राउन फील्ड हैं। हम 20,000 मेगावाट की पावर के लिए जा रहे हैं और न्यूक्लियर पावर में हमारा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि थोरियम इंडिया में प्रचुर मात्रा में है जो उसका फ्यूल है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियर और थर्मल, ये हम अभी शॉर्ट टर्म में 20,000 मेगावाट जाएंगे, उसके बाद हम 50,000 मेगावाट तक भी जा सकते हैं। उसकी हमारी तैयारी, वो सब ग्रीन फील्ड होगा। ये 20,000 जो है हमारा सब ब्राउन फील्ड में है, सबसे सस्ता बनेगा। 100% कोल हमारे पास है। कोल में मैं बहुत बुलिश हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 100% इथेनॉल फ्यूल को मंजूरी दे दी है। आखिर 100% इथेनॉल फ्यूल से क्या बदलाव आएंगे और इससे आम लोगों को कितना फायदा होगा, इस पर ऑल इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह से बात की संवाददाता असीम मनचंदा ने। सरकार ने अब E100 को भी अलाउ कर दिया, E85 को भी अलाउ कर दिया। इंडस्ट्री किस तरह से देखती है इसको? ये बहुत ही अच्छा मूव है और हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारी बहुत दिन डिमांड चल रही थी कि 85 E100 आना चाहिए और सरकार ने और पॉलिसी मेकर ने बात मान ली है। उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं, उसका बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, जो सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, जिसमें E20 मैंडेटरी किया गया था, E22, E25, E30 का स्पेसिफिकेशन लाया गया है और E85 का फ्यूल भी लॉन्च किया, गाड़ी भी लॉन्च करी गई है। E85, E100 अगर आ जाता है और आएगा, जो कि अभी पॉलिसी में आ गया है, तो जैसे गाड़ियां बढ़ेंगी इथेनॉल कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोगों को कार को लेकर काफी सारे कंसर्न है कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही है, रेट्रोफिटिंग करानी पड़ेगी, या क्या उसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहें? इस पॉलिसी में कंज्यूमर का फायदा होना चाहिए, प्रोड्यूसर का फायदा होना चाहिए, सरकार को फायदा होना चाहिए और किसान को फायदा होना चाहिए, जो बड़ा इसमें स्टेक होल्डर है। अच्छा, इसके साथ साथ एविएशन में भी ब्लेंडिंग करने के लिए मंजूरी दे दी है कि आप जो ATF है उसके अंदर भी ब्लेंड कर सकते हो, तो उसको लेकर कुछ बात आगे बढ़ी? देख, SAF बोलते हैं उसको हम लोग। SAF के लिए सरकार ने एक एडवाइजरी नोट जारी करा कि आप 5% तक लॉन्ग टर्म में और 1% इमीडिएटली ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये भी एक उस तरफ कदम है कि जिसमें एनवायरमेंटल का फायदा होएगा, कार्बन एमिशन कम होएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार कमजोर मॉनसून के लिए तैयारी कर रही है। हालांकि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में खाने पीने की कमी नहीं होगी। Monsoon every year is a challenge for any finance minister. How will it work out? Will it be sufficient? Or is it going to be patchy, that some areas are going to be dry and some others are going to have excessive rain? That's a year-long, every year concern. This year, because of the El Nino, I think we are preparing for not so good a monsoon. Of course, we have enough buffer stocks. Since last year we have maintained, so there shouldn't be a food shortage. But for farmers, it'll have an impact because this year his income will be stressed out. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद अब स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अलग अंदाज में गाकर उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी को पारंपरिक स्लोवाक रीति से ब्रेड और नमक भेंट किया गया। पीएम मोदी ने आज स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। स्लोवाकिया की आजादी
आजादी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है जो दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। स्लोवाकिया के साथ आज कई अहम समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वैश्विक मंच पर भी स्लोवाकिया और भारत की सोच एक समान है। आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीब ही सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। अब खबर खेल की दुनिया से, बात करेंगे महिला T20 वर्ल्ड कप की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार शुरुआत की है। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबैस्टन मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने शानदार पारी खेलते हुए 44 गेंदों में 68 रन बनाए। वहीं कप्तान हरमनप्रीत ने भी 36 रन जोड़े, जबकि ऋचा घोष ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 17 गेंदों में 34 रन जड़ दिए। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी थी और उनके पावर प्ले में सिर्फ एक विकेट खोकर 52 रन जोड़ लिए थे, लेकिन मुनीबा अली के आउट होने के बाद पूरी टीम 106 रनों पर ही आउट हो गई। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 10 रन देकर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। दीप्ति प्लेयर ऑफ द मैच भी रही है।